અને સ્વાગત છે આપનું અને આજે આપણી સાથે જે स्पेशल गेस्ट जुड़ा रहा है मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। और मार्केट में अभी देखें तो थोड़ा अभी रिकवरी के हमको थोड़े सिग्नल्स मिल रहे हैं। जैसे हम मार्केट को देखा है अगले दिनों में कि कैसे हमने एक फ्री फॉल देखा था। आप कैसे देख रहे हो मार्केट को? ऐसे समझा जाए कि अभी एक करेक्शन फेज़ ओवर हो गया है, मार्केट्स बॉटम आउट हो गए हैं, कि अभी भी एक हमको थोड़ा चेक रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके आपको लगता है कि थोड़ा फॉल आ सकता है? हाँ, आई थिंक मार्केट अभी भी मेरे ख्याल में एक ब्रॉड बैंड में मूव होगा, कंसोलिडेशन फेज़ में होगा। और इसका कारण यही है कि एफआईआईज़ अभी तक क्लैरिटी ढूँढ रहे हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये यूएस बेस्ड एफआईआईज़ करीबन आधे हमारे एफआई के टोटल इनफ्लोज़ या एयूएम देखें तो करीबन 40 टू 50% अमेरिका से होता है। और अमेरिका में आपको जैसे पता है कि ट्रम्प की जो ये कारनामे हैं, वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। अभी टैरिफ लॉन्च कर रहे हैं, फिर वापस कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि गठबंधन करेंगे। तो ये कन्फ्यूजन के कारण उनके मन में अनसर्टेनिटी है। और ये चीज़ ऐसी है कि यूएस एफआईआईज़ ने 2 जगह पे ज़्यादा पैसा लगाया, एक यूएस इक्विटी मार्केट में और एक यूएस डेट मार्केट में। अब अगर उधर इन्फ्लेशन घटने की रास्ता दिखती है और फेड रेट कट करती है, तो उधर डेट से बाहर निकल सकता है इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली डॉलर वीकन होती है तो बाहर निकल सकता है। मगर अभी तक माहौल डॉलर की वीकनिंग शुरू हो गई है, तो धीरे-धीरे वो बाहर वाले मार्केट को देख रहे हैं। और वहाँ पे देखें तो चाइना अभी भी एक अंडरवैल्यूड मार्केट है, क्योंकि उधर भी उन्होंने एक 5% जीडीपी ग्रोथ का ऐलान किया है और गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। तो इमर्जिंग मार्केट की ओर थोड़ा पैसा अभी आना शुरू होगा, मगर उसमें प्रोबब्ली चाइना हमसे आगे पैसा मिलेगा उनको, क्योंकि इंडियन सिचुएशन में क्या है कि एक ये रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद अभी पीयूष गोयल जी उधर जाके आए हैं, कैसे होता है गठबंधन, ये सब क्लैरिटी चाहिए। सेकंड, जो हमने देखा कि सीक्वेंशियली जीडीपी बेटर हुई तो अर्निंग्स भी सीक्वेंशियली बेटर थे, मगर फिर भी मार्केट की उम्मीद से कम ही थे। तो मेरे ख्याल में इस साल के लिए फ्यूचर आउटलुक के लिए अप्रैल वाला जो अर्निंग सीजन यानी जनवरी, फरवरी, मार्च की जो क्वार्टरली अर्निंग्स रिपोर्ट होगी, जो अप्रैल 10 से आना शुरू होंगे, तभी एक क्लैरिटी मिलेगा कि इस साल यानी 25-26 वाली साल में अर्निंग्स गाइडेंस कैसी रहेगी, कौन से सेक्टर अच्छे दिख रहे हैं, कौन से नहीं, और तभी एक एक एलोकेशन टू इंडिया बढ़ सकता है। दूसरी बात ये है कि एफआईएस के लिए तेल का दाम का घटना भी इम्पोर्टेंट है इंडिया के कंपैरिजन में, क्योंकि इंडिया करीबन 80 से ज़्यादा प्रतिशत तेल इंपोर्ट कर रही है। और अभी क्या यूएस से वो तेल खरीदने का और भी इंक्रीज करेगी, क्या दाम पे करेगी? तो ये सब अनसर्टेनिटी, ये फेवरेबल फैक्टर है, क्योंकि अगर यूएस और ड्रिल कर रही है गैस और ऑयल, और तो नेचुरली ऑयल सप्लाई बढ़ेगा तो ऑयल का एक एक्सपेक्टेड प्राइस भी कंट्रोल में रहेगा, वो हमारे लिए अच्छी चीज़ है। तो मगर क्लैरिटी आने में कुछ वक़्त लगेंगे। तो मेरे ख्याल में ये महीना, मार्च महीना इसी में चल जाएगा। अभी डोमेस्टिक फंड मैनेजर की बात है कि उनके पास बहुत सारा पैसा पड़ा है, करीबन 2 से ढाई लाख करोड़ कैश बैलेंसेस म्यूचुअल फंड के साथ ही है। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज़ और पोर्टफोलियो मैनेजर्स के साथ भी थोड़ी कैश होगी। तो गिने-चुने सेक्टर में जहाँ पे उनको लगता है कि इसके बाद और फॉल नहीं आ सकता है, तो धीरे-धीरे उधर खरीदारी करेंगे। मगर जो हाईली ओवर वैल्यू सेक्टर्स हैं, अभी भी उधर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स की एक्शन भी एक तरफ़ा नहीं है कि जाके खरीदो जब एफआईआईज़ बेच रहे हैं, वो भी गिन-चुन के देख रहे हैं और कहीं पे वो भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो ये सब में क्लैरिटी आने में मुझे अप्रैल महीने तो आते हुए दिख रहा है। तब तक आप एक स्टॉक स्पेसिफिक या इवन सेक्टर कॉल लेने के लिए अभी हेसिटेंट होंगे फंड मैनेजर, क्योंकि कई सेक्टर में ऐसे हैं कि एक कंपनी अच्छी कर रही है तो दूसरी नहीं कर रही है। तो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा, और इसीलिए आप देखेंगे ज़्यादातर एक सेफ्टी ओरिएंटेड अप्रोच भी होगा। जैसे मैं मानता हूँ कि एफएमसीजी हो या टू सम एक्सटेंट आईटी, फार्मा, ये सब में ज़्यादा गिरावट की एक आशा नहीं है, तो शायद उसमें एलोकेट करेंगे थोड़ा, ताकि आइदर कैश से या इन सेफ्टी सेक्टर से वो एलोकेशन वापस एक ग्रोथ क्वालिटी सेक्टर में अप्रैल से शुरू करें। तो मेरा मानना है कि अभी जो होगा इस महीने में, वो एक साइडवेज मूवमेंट होगा मार्केट का ज़्यादा। मैं बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि
जैसे मैंने कहा डोमेस्टिक फंड में उसका ढेर सारा पैसा है और कहीं पे भी एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन आ गया तो उधर जाके वो खरीदार करके एक बॉटम को प्रोटेक्ट करेंगे। एब्सोल्युटली। तो ऐसे मान के अभी हम आगे चलेंगे कि बहुत सारी अभी करेक्शन की जगह नहीं है क्योंकि बहुत सारा करेक्शन हमने देख लिया है। लेकिन सुनील जी, दूसरी एक जो आपने जो भी पॉइंट्स बताए उसमें एक और भी ऐड करना चाहिए। अगर हमको एक महीना भर वेट करना है तो तभी तक हमारे फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स भी आ जाएंगे, तो वो भी एक क्लैरिटी देंगे कि कैसे आगे कॉर्पोरेट्स चल रहे हैं। लेकिन साथ में आपने कहा कि सारे ऐसे सेक्टर है कि वो जिसमें ओवर एक्सपोजर हमने देखा है। आगे जाके हम वैसे सेक्टर्स ढूंढना चाहेंगे कि कहाँ हम निवेश करें, कहाँ दूसरे ऐसे भी सेक्टर्स है कि बॉटम आउट हो गए हैं जहाँ बहुत सारा हम उतार चढ़ाव नहीं देखेंगे। अगर निवेश हमें करना है तो आप कहाँ अभी निवेश करोगे, कहाँ आप थोड़ा राह देखेंगे, कहाँ आप वेट एंड वॉच रखोगे जैसे कि फ्यूचर में हम थोड़ा थोड़ा एक निवेश करने की शुरुआत कर सकते हैं? तो इसके लिए अंडरलाइंग फैक्टर हमें देखनी चाहिए कि क्या है। एक सर्टेनिटी है कि 1 लाख करोड़ का पैसा जो गवर्नमेंट में टैक्स रिलीफ के तौर पर गया है वो भी अगले फाइनेंशियल ईयर में लोगों के हाथ में मेंटली आना चलेगा, क्योंकि उनकी उनकी टैक्स की जो एस्टिमेट्स है एडवांस टैक्स वो सब कम करा देंगे और पैसा हाथ में रहेगा। क्या करेंगे वो पैसे के साथ, वो एक प्रश्न उठता है और उसमें चॉइसेस क्या है लोगों के पास। या वो अपनी बेसिक खरीदारी यानी एफएमसीजी या कंज्यूमर स्टेपल्स की खरीदारी को बढ़ाएं, या फिर उस पैसे से वो ईएमआई वाली चीज जो कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन में आती है जैसे ड्यूरेबल्स, ऑटो, रियल एस्टेट, वहां पे ज्यादा उसको अलर्ट करें, या वो सेविंग्स के ऊपर वो पैसे को डलवाते हैं। तो ये चॉइस कहाँ जा रहा है ये जानना अप्रैल में ही जानेंगे हम, क्योंकि जैसे अभी कॉर्पोरेट्स के जो अर्निंग्स आपने भी बताया ना कि अर्निंग्स आएंगी, और अर्निंग्स में वो क्या गाइडेंस बता रहे हैं, उनको कैसे कर रहा है, लग रहा है कि ग्राउंड लेवल पे एक ऑर्डर बुक या एक डिमांड दिख रही है। तो कंजम्पशन स्पेस के ऊपर और सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट स्पेस के ऊपर एक ध्यान देने की जरूरत है। नाउ अभी उधर सीधे खरीदारी कर सकते हैं तो मैं कहूंगा कि देखिए 1 लाख करोड़ पूरा एक ही जगह में नहीं जाएगा, ठीक है, स्प्रेड आउट होगा ये 3 क्षेत्र में, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंज्यूमर डिक्शनरी और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। तो मेरे ख्याल में आप मान के डाइवर्सिफाई करके ये तीनों में तो 3 प्ले करना है तो कैसा, एक कंजम्पशन फंड और एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर फंड, क्योंकि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर फंड में ना ही आपको प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक बैंक्स होते हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो कि ईएमआई बेस्ड लेंडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, मगर आपको ब्रोकिंग हाउसेस भी है, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स भी है, एसेट मैनेजमेंट भी है, इंश्योरेंस है, जो सेविंग्स का भी लाभ उठाएंगे। तो मेरे ख्याल में बीएफएसआई एक अच्छा स्पेस है और कंज्यूमर एक अच्छा स्पेस है, बिकॉज दोनों कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन और स्टेपल्स उधर प्ले होंगे। तो ये दोनों में अगर आप एक म्यूचुअल फंड के जरिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि अगेन मैंने बताया ना कि कौन सी कंपनी इसमें विनर होगी कौन सी नहीं होगी, ये भी जानना एक रिटेल निवेश के लिए बहुत मुश्किल चीज है। अगर इन तरह के फंड में आप निवेश करेंगे तो फंड मैनेजर सही जगह पे सही कंपनी को खरीदने का एक वन। सेकंड, मैं क्या कह रहा हूं कि अभी भी एक स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच ही बेटर है। तो अगर आपके पास अभी भी लमसम है, मैं कहूंगा कि एक 6 महीने के लिए आप एसटीपी यानी लिक्विड फंड में डाल के एसटीपी कीजिए, या एसआईपी भी 6 महीने का सेटअप करेंगे और इन दोनों फंड में थोड़ा आप निवेश करेंगे तो अल्टीमेटली ये प्ले आउट होने में कुछ टाइम लगेगा, मगर आपको भी एक्सट्रीम सब न्यूज बाहर आ गई तो ऑटोमेटिकली दाम में प्राइस हो जाएगा, दाम हो जाएगा। तो इसलिए अभी से वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना ये एक बेहतर चीज होगा। अब अवॉइड करना है किसको, देखिए टैरिफ की अनसर्टेनिटी के कारण बिगेस्ट इंपैक्ट होगा ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड में, और वर्ल्ड ट्रेड में होता है एक्सपोर्ट्स। तो मैं एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर से थोड़ी देर के लिए, जब तक ये न्यूज क्लैरिटी आती है, थोड़ा सावधान रहने के लिए सलाह दूंगा। दूसरी बात है कि जहां पे करेक्शन हुआ है मगर अभी तक कंप्लीटली नहीं हुआ है, मेरा मानना है अभी की कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, डिफेंस, रेलवेज, ऐसे चीजों में अभी तक गिरावट आई है, मगर क्या पूरी जो प्राइस में जो वैल्यूएशन का एक्सेस था करेक्ट हो गया है? मेरा मानना है कि थोड़ी वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो अब फ्रेश एलोकेशन इन डिफेंस, रेलवेज या
ब्रॉडर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में ना कीजिए। ठीक है, पब्लिक सेक्टर की मैं बताऊं, एक ब्रॉड बैंड से हम पब्लिक सेक्टर को नहीं दे सकते। हर एक सेक्टर की बात होती है, मेटल्स में होती है पब्लिक सेक्टर, एनर्जी में होती है, बैंकिंग में भी होती है। तो ओवरऑल पीएससी को एक मायने से नहीं देखना है, मगर मैं क्या कह रहा हूँ कि ओवरऑल पब्लिक सेक्टर कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी बढ़ चुकी थी, वो उसमें और गिरावट हो सकते हैं। तो सावधान रहने के लिए मैं सलाह दूंगा, थोड़ी क्लैरिटी आने के बाद उधर निवेश का आप सोच सकते हैं। એબ્સોલ્યુટલી તો પીએસઈઝ રેલવેઝ ડિફેન્સમાં વેઇટ એન્ડ વોચનો આપણે સિનારીઓ રાખીશું, જરા ક્લેરિટીની રાહ જોઈશું, પણ ડેફિનેટલી અવોઇડ કરીશું એક્સપોર્ટ રિલેટેડ સેક્ટર્સમાં અત્યારના આપણે કામકાજ નહીં કરીએ, કારણ કે અત્યારના ટેરિફનું આપણને ખબર નથી કે કઈ રીતના આગળ વધી શકે છે। પણ आपने पहले भी बताया सुनील जी कि एक स्टेगनेंट देखेंगे, लेकिन यहाँ भी एक टैरिफ का तो एलिमेंट है ही। साथ में बैंकिंग एज अ सेक्टर को कहाँ देखेंगे, क्योंकि यहाँ भी वैल्यूएशन वाइज काफ़ी सुधार आ गया है। और कहाँ आप निवेश करेंगे? पीएसयू आपको अभी भी अट्रैक्टिव लगता है, प्राइवेट सेक्टर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, और जो दूसरा अपकमिंग एरिया है वो एनबीएफसीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी है, यहाँ आप कैसे नज़र रखोगे? तो पहले आपने एक क्वेश्चन पूछा था बैंक से पहले अबाउट द फार्मा सेक्टर, राइट? अब फार्मा में क्या है कि देखिए, जो टैरिफ का इम्पैक्ट होगा वो चाइना के ऊपर, वहाँ पे हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर हमने अपना पॉलिसीज सही तरह से डिजाइन किया उसके लिए। एट द सेम टाइम जो चाइना को अगर यूएस एक्सपोर्ट से बंद किया गया टैरिफ के कारण, तो चाइना भी उसको डंप करने की कोशिश कर सकती है एपीएस में, बिकॉज एपीएस में चाइना बहुत स्ट्रांग है, और वो इसीलिए चाइना का डंपिंग भी एक थ्रेट होगा। तो फार्मा में अगर दो तीन चीज हो सकते हैं, एक हम उसका लाभ सीधे उठा सकते हैं थ्रू आवर पॉलिसीज, सेकंड चाइना के साथ थोड़ी फार्मा रिलेटेड स्पेस और केमिकल्स में हम गठबंधन करेंगे कि कुछ प्रोडक्शन चाइना में होगा, एक फिनिशिंग इंडिया में होगा, फिर एक्सपोर्ट करेंगे अमेरिका को। तो शायद इसमें एक विन 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 सिचुएशन बन सकता है, क्योंकि चाइना को भी उस सीवियर टैरिफ से बच सकते हैं, इंडिया को भी थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट ग्रोथ होगी, और अमेरिका को भी सस्ते में प्रोडक्ट कंटिन्यू मिलेगी, क्योंकि अगर टैरिफ पूरा लग गया और उसी हिसाब से प्रोडक्ट आ गए तो अमेरिका में भी इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। तो ये थोड़ा एक सावधान तरीके से मगर स्मार्टली प्ले करने की जरूरत है इस फार्मा स्पेस को। और फार्मा में क्या है कि एक प्रोटेक्शन आता है डोमेस्टिक फार्मा से, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स, डोमेस्टिक जेनेरिक्स और मेडिकल टूरिज्म, ये सब एक पॉजिटिव स्पेस पे है। तो इसलिए फार्मा में मैं कहूंगा कि थोड़ी डिफेंसिव है जरूर, और अल्टीमेटली ये डॉलर का मैंने वीकनिंग स्ट्रेंथनिंग की बात की, अगर डॉलर कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन हो रहा है तो फार्मा के लिए, एक्सपोर्ट के लिए पॉजिटिव है। तो थोड़ा एक सेफ्टी एलिमेंट है, मगर आने वाली पॉलिसीज भी स्टडी करना इंपॉर्टेंट है फार्मा के बारे में। अब बैंक्स के बारे में आपने पूछा, देखिए स्मॉल बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स, गोल्ड लोन्स, वहाँ पे एनपीएस थोड़ा बढ़ने की एक दिख रहा है। माइक्रो फाइनेंस में जो था वो पीक आउट हो गई कि नहीं, अभी थोड़ी वेट करके देखना पड़ेगा। तो मैं उन छोटे छोटे यहाँ पे वो बहुत एक्सट्रीम माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड लेंडिंग, अनसिक्योर्ड लेंडिंग कर रहे हैं, थोड़ा सावधान रहेंगे। मगर बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए अब माहौल ठीक है। जैसे मैंने कहा, जो ईएमआई बेस्ड फाइनेंसिंग होता है, बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक और बड़े प्राइवेट सेक्टर एनबीएफसी दोनों के लिए ये ईएमआई बेस्ड बाइंग होगा, तो कंजम्पशन के साथ उनकी भी बिजनेस बढ़ेगी, और वो अपना रिस्क मैनेजमेंट सही तरह से करते हैं, तो इसलिए ये एनपीए का लेवल भी वो मैनेज कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में 1 साल 1.5 साल का आउटलुक है, तो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वैल्यूएशन के तौर पर और बिजनेस ग्रोथ के तौर पर अच्छे दिख रहे हैं मेरे लिए। फाइन। पीएसयू बैंक्स का आपने जिक्र किया, पीएसयू बैंक्स में क्या कि पहले देखिए, पीएसयू बैंक्स इतने रिटेल में शामिल नहीं है, वो कॉर्पोरेट लेंडिंग में ज्यादा शामिल है। मगर ये जो 1 लाख करोड़ की मैंने बात की, वहां पे कासा का बैलेंस उनका इंप्रूव होगा, तो वो एक एडवांटेज उनको है। सेकंड, ये कंजम्पशन का स्टोरी आगे बढ़ा तो अल्टीमेटली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी देश में बढ़ेगा, तो प्राइवेट कैपेक्स की शुरुआत 1 साल 1.5 साल के अंदर आप देख सकते हैं। जब वो शुरू होती है और मिड एंड स्मॉल कैप एमएसएमईज को बिजनेस मिलती है कैपेक्स के लिए, तो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत आगे होंगे उसको लेंड करने में, उनका मार्केट शेयर बहुत तगड़ा है उधर। तो अगर आपका एक 2-3 साल की आउटलुक है, तो अभी भी मैं पब्लिक सेक्टर बैंक को अक्यूमुलेट आप कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली 2-3 साल के बाद जब कॉर्पोरेट लेंडिंग सही तरह से पिकअप होती है, तब पब्लिक सेक्टर बैंक ही उसमें मार्केट शेयर गेन करेंगे। तो ये टाइम फ्रेम की आउटलुक से मैं बताऊंगा आपको स्ट्रेटेजी।
જી ઓકે તો પૂરું એનબી બેન્કિંગ સેક્ટર પર આપણે એક નજર રાખી શકીએ છીએ કારણ કે અહીંયા આપણે એક સારી એવી અપમૂવ જોઈ શકીએ છીએ પછી પ્રાઇવેટ હોય કે PSU બેંક્સ હોય અહીંયા આપણે એક નજર રાખી શકીએ છીએ અને નિવેશ કરવાની અત્યારના શરૂઆત કરી શકીએ છીએ ઓન ધેટ નોટ અહીંયા એક બ્રેકનો પણ સમય થઈ ગયો છે તો એક બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું અને આ ચર્ચાને ચાલુ રાખીશું અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે અને આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ માર્કેટ એક્સपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साथे. सुनील जी, एक बड़ा सा क्लास ऑफ इन्वेस्टर है जो म्यूचुअल फंड की और देखते हैं और यहाँ से निवेश भी करते हैं. म्यूचुअल फंड की पसंदगी कैसे करें, कैसे यहाँ से हम निवेश कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा हमें प्रोटेक्ट भी करता है मार्केट जो जिटरी जब भी हो जाता है तभी. मैं कहूँगा कि देखिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के अंदर ही डिफरेंट तरह के रिस्क प्रोफाइल्स होते हैं लोगों का, राइट. अग्रेसिव होता है तो बहुत अग्रेसिव तो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जाते हैं, वो छोड़िए, बट विद इन म्यूचुअल फंड भी होते हैं कि थोड़ा अग्रेसिव, मॉडरेट, कंजर्वेटिव तीनों तरह के निवेशक होते हैं, राइट. तो मैं सोचूंगा कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए म्यूचुअल फंड, देखिए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए बहुत से ऑप्शंस है, जैसे आपको हाइब्रिड फंड में इक्विटी सेविंग फंड है या भी थोड़ा डेट, थोड़ा इक्विटी और इक्विटी को लार्ज कैप में रखते हैं. तो ये कंजर्वेटिव माइंडसेट है तो आप हाइब्रिड कैटेगरी में रहिए, बैलेंस एडवांटेज फंड, इक्विटी सेविंग फंड, हाइब्रिड फंड, ये सब में. अगर आपके मॉडरेट रिस्क में है तो मैं कहूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, ये तीनों को शामिल कीजिए. मैं क्यों बता रहा हूँ कि लार्ज कैप से सेफ्टी मिलता है, मिड और स्मॉल कैप से ग्रोथ मिलता है, मगर जैसे आपको पता है अभी रिसेंट हिस्ट्री में मिड एंड स्मॉल कैप में बहुत करेक्शन भी हुआ है, मगर जब डोमेस्टिक इकोनॉमी अच्छी चलती है तो ऑटोमेटिक मिड एंड स्मॉल भी अच्छी करते हैं. तो फंड मैनेजर के पास जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है इन तीनों स्कीमों में, एक फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप ओरिएंटेड होता है, लार्ज एंड मिड कैप में अबाउट 65%, लार्ज कैप 35% मिनिमम मिड कैप रहता है, और इन द केस ऑफ मल्टी कैप 25 मिनिमम लार्ज, मिड और स्मॉल में रहता है, बाकी 25 को फंड मैनेजर अपने हिसाब से एलोकेट करते हैं. तो नेचुरली मल्टी कैप थोड़ी हायर रिस्क है और फ्लेक्सी कैप थोड़ी कम रिस्क है. तो इन तीनों में अगर एक मॉडरेट इन्वेस्टर शेयर करे अपना एक्सपोजर को, और ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, 33% लगाते हैं, तो फंड मैनेजर आपके लिए वो रिस्क नॉट ओनली थ्रू डाइवर्सिफिकेशन बट थ्रू एलोकेशन टू लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के जरिए आपको प्रोटेक्शन प्लस एक डिसेंट, जो मैं कहूंगा इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न दिलवा सकता है. अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर ही एक अग्रेसिव टाइप के हो तो थोड़ा बहुत आप डायरेक्टली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जहां पे वो डाइवर्सिफाई करते हैं विद इन स्मॉल कैप, पर नेचुरली हायर रिस्क है, थोड़ा स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, थोड़ा मिड कैप में, और थोड़ी बहुत सेक्टरल फंड में. अब ये अग्रेसिव इन्वेस्टर है इसलिए सेक्टरल फंड का भी मैं सलाह दे रहा हूं, मगर आपको उधर पे आपकी तरफ से एसेट एलोकेशन डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए. क्या कह रहा हूं मैं कि ये थोड़ा कॉन्ट्रास्ट सेक्टर्स चुनिए. जैसे मैंने कहा कि कंजम्पशन, अभी कंजम्पशन एक तरफ है तो उसके ऑपोजिट होता है इंफ्रा, क्योंकि इंफ्रा कैपेक्स ओरिएंटेड होता है, कंजम्पशन दो ऑपोजिट एंड ऑफ स्पेक्ट्रम होते हैं. तो वैसे आप देखिए बहुत से डिफेंस सेक्टर वाले फंड आए थे, एनर्जी सेक्टर वाले फंड आए थे, तो सेक्टरल फंड भी चुनेंगे आप, मगर क्या कीजिए उसमें भी डाइवर्सिफाई कीजिए इन वेरियस सेक्टर फंड्स, ताकि, और सेकंड चीज है कि आप हर सेक्टर की म्यूचुअल फंड को हर रोज ट्रैक मत कीजिए. आप अपने पोर्टफोलियो ऑफ कंबाइंड सेक्टरल फंड प्लस स्मॉल कैप और मिड कैप उसको ट्रैक कीजिए, तो ओवरऑल एक अच्छी तरह करेगा, एक नहीं करेगा तो ओवरऑल बैलेंस में आपको वो बन जाएगा. मगर कितना कौन से सेक्टर में डालना है ये अपने आप करना इतना आसान नहीं है. तो इसलिए मैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, रजिस्टर्ड एडवाइजर्स है, उनकी सलाह लीजिए. क्या है कि वो उनका फीस जो इधर एमसी देती है या आपको इन्वेस्टर देते हैं, कुछ 1%, आधा परसेंट उसके लाभ है, मगर जो रिटर्न आप पा रहे हैं नॉमिनल जीडीपी के साथ वो डेफिनेटली डबल डिजिट ओवर द मीडियम टर्म अचीव कर रहे हैं. तो ये ज्यादा बड़ा कॉस्ट नहीं है, मगर उसके कारण आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग वो करेंगे, आपकी एसेट एलोकेशन में आपको हेल्प करेंगे, और सही म्यूचुअल फंड को भी चुनेंगे, क्योंकि फंड मैनेजर की ट्रैक रिकॉर्ड, एएमसी की ट्रैक रिकॉर्ड, ये सब देख के करना है. तो अल्टीमेटली मैं कहूंगा कि ये तरह के आपके रिस्क प्रोफाइल को जानना है. और फाइनल एक बात मैं कहूंगा कि म्यूचुअल फंड अल्टीमेटली एक लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म ऑप्शन होती है. आप 6 महीने को सोचकर या 1 साल को सोचकर म्यूचुअल फंड में निवेश मत कीजिए. और इसलिए अगर लंबा अवधि आप दे रहे हैं तो आपको गोल सेटिंग भी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए आप निवेश कर रहे हैं ये भी तय करके, तभी आपको पता लगेगा कि कब मेरे को रिडीम करना है म्यूचुअल फंड से, क्योंकि एक गोल अचीव हो गया तब आप रिडीम कर सकते हैं. तो ये सब एक बेसिक रूल्स
ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग मैं कहूँगा। જી એબ્સોલ્યુટલી તો યસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પણ એક ઓપ્શન છે તમારા માટે તમે કયા રિસ્ક પ્રોફાઇલમાં બેસો છો એ પ્રમાણે તમે અહીંયા નિવેશ કરી શકો છો અને મે બી એક એડવાઇસ લઈને તમે અહીંયા જો નિવેશ કરશો તો તમારા ગોલ્સ બેઝ પર જો તમે નિવેશ કરો છો તો એ બેટર રહેશે જે ऑफकोर्स फाइनेंशियल प्लानिंग एक रूल पंच है। ऑन दैट नोट सुनील जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके वैल्यूएबल व्यूज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए અને એ સાથે જ મને પણ આપશો રજા. જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.